Everyone, welcome to Net Economics classes. I am Priyanka and today we are going to start with part 26 of the lecture series of daily 10 questions. Okay, so our first question is productivity of groundnut is highest in. कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें ग्राउंडनट की प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है? ऑप्शन ए हमें क्या गिवन है यूएसए, ऑप्शन बी हमें क्या गिवन है मैक्सिको, ऑप्शन सी है हमारा इंडिया और ऑप्शन डी क्या है हमारा चाइना. सो ये दिसंबर जो है 2013 का क्वेश्चन है, बट अगर हम करंट की बात करें, आज के सिनेरियो की बात करें तो करंटली चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड विच अकाउंट मोर देन 40%. मतलब पूरे वर्ल्ड का 40% से भी ज़्यादा पार्ट कौन कवर कर रहा है? चाइना प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या? ग्राउंडनट. एंड सेकेंड नंबर पे कौन है? इंडिया. सो रिसेंट डाटा हमारा ये है. अगर 2013 की बात करें तो उस वक्त यूएसए हमारा करेक्ट आंसर था, बट नाउ चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड अकाउंटिंग टू मोर देन 40% फॉलोड बाय इंडिया. सेकेंड नंबर पे है हमारा इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेफेड क्या है? एक कंपनी है, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट बॉडी है या फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है? क्या है नेफेड? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए नेफेड की फुल फॉर्म क्या है. सो नेफेड इज नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. ठीक है, ये है नेफेड. आई एम रिपीटिंग, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. सो वो क्या है? एक कंपनी है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक गवर्नमेंट बॉडी है या फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है? क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? सो नेफेड क्या है? नेफेड इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केटिंग cooperatives for agriculture produce in India under Ministry of Agriculture. ये Ministry of Agriculture के अंडर आती है और ये क्या है? एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है. और ये किस ईयर में एस्टैब्लिश हुई थी? 1958 में. ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, 1958 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी और ये एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है. ये क्या काम करती है? ये वर्क करती है नेशनल लेवल पे. किस लिए? टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस स्टेट्स मार्केटिंग सोसाइटीज़ इन इंडिया. सारी स्टेट्स की मार्केटिंग सोसाइटीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम करती है. सो इट इज़ अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बेस्ड ऑन SRS के बेस पे हमें क्या बताना है? 2010 के डाटा के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सीम्स टू बी इनकरेक्ट. SRS हमारा सबसे पहले होता क्या है? सो SRS जो होता है वो होता है सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम. सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ये कैसा सिस्टम है? ये बेस्ड है किस पे? कि इसमें डाटा कलेक्ट होता है. ठीक है, पूरे कंट्री का डाटा कलेक्ट होता है और उसमें फिर हम बताते हैं ये सारे रेट्स कि किसका क्या रेट चल रहा है. अगर TFR की बात करें, टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है. CDR की बात करें तो क्रूड डेथ रेट कितना है. IMR की बात करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है और CBR की बात करें तो क्रूड बर्थ रेट कितना है. तो अगर हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो हम करेंगे आज के डाटा के अकॉर्डिंग कि करंट हमारा क्या डाटा है. ठीक है, हमें क्वेश्चन को सिर्फ आंसर ही नहीं करना है, हमें करंट सिचुएशन को हमेशा ध्यान में रखना है कि करंटली क्या है. सो अगर हम TFR की बात करें, टोटल फर्टिलिटी रेट, तो हमारा आज प्रेजेंट कितना है? 2.2% है हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट. नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रूड डेथ रेट कितना है, तो क्रूड डेथ रेट हमारा है 6.3%. ठीक है, अगर हम IMR की बात करें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, तो वो है 33. मतलब पर 1000 पे 33 बच्चे मरते हैं, इन्फेंट मरते हैं. नेक्स्ट अगर हम CBR की बात करें तो CBR है हमारा क्रूड बर्थ रेट और क्रूड बर्थ रेट है हमारा 20.2%. ठीक है, सो करंट डाटा हमारा ये है जो हमें पता होना चाहिए. यहाँ पे अगर हम इनकरेक्ट बोलें तो D ऑप्शन आएगा क्योंकि उस वक्त हमारा बहुत कम था और 2010 के डाटा के अकॉर्डिंग. लेकिन करंट डाटा जो है वो हमारा क्या कहता है, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ. TFR कितना है? 2.2%. CDR हमारा कितना है? 6.3%. IMR हमारा कितना है? 33 पर 1000 पे और CBR हमारा कितना है? 20.2%. ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नीचे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है. अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये PDF फाइल चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो. प्लस मैंने इसके साथ CDR और CBR की एक और फुल फॉर्म भी बताई है जो बैंक से रिलेटेड होती है. CDR का मतलब कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग और CBR का मतलब सेंट्रल बैंक रेट. ठीक है,
नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे, अप टू विच सेंसस सिंक्रोनियस डी फैक्टो मेथड वाज एडॉप्टेड इन इंडिया वेयर इन द सेंसस वाज कंडक्टेड थ्रू आउट द कंट्री इन अ सिंगल नाइट। एक सिंगल नाइट में सेंसस जो होगा वो पूरी कंट्री में हो जाएगा। इस मेथड को कौन से ईयर में लाया गया था, कौन से ईयर में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। सो इस मेथड में क्या होता है, अंडर दिस मेथड द सेंसस कमीशन फिक्सेस वन डेट। सेंसस कमीशन ने एक डेट फिक्स कर दी फॉर कंडक्टिंग द सेंसस थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल में एक डेट पे सेंसस होगा। इट इज़ यूजुअली डन ऑन फुल मून नाइट। ये फुल मून नाइट पे होता है बिकॉज इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट ऑल द हाउस होल्ड्स आर प्रेजेंट एट देयर रेजिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम पे सारे लोग घर में ही होंगे। कहते हैं ना अमावस्या की रात है, पूरा चांद निकलेगा, आज सारे घर में रहना, ग्रहण वगैरह ऐसा करके कुछ होता है। ठीक है, सो सब उस दिन घर में ही रहते हैं तो हम डाटा अच्छे से कलेक्ट कर पाएंगे। ये थ्योरी है जो बनाई गई थी और ये टेक्निक फॉलो की गई थी इंग्लैंड में और इंडिया में, दोनों में ही ये टेक्निक फॉलो की जाती है 1931 सेंसस के अकॉर्डिंग। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है कि किस दिन हुआ था ये अडॉप्ट, ये हुआ था 1931 में। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे मैचअप बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमारा ग्रुप 1 दे रखा है, ग्रुप 2 दे रखा है, हमें उन्हें मैच करना है। ग्रुप 1 में हमें गिवन है टाइप 2 एरर, सेकेंड है हमारा मीन इज़ ग्रेटर देन मोड, थर्ड है हमारा पॉपुलेशन इज़ होमोजीनियस और डी है हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, तो हमें मैच करना है। मैच करें तो अगर हम बताएं टाइप 2 एरर है, टाइप 2 एरर किस में आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिजेक्टिंग H0 व्हेन इट वाज नॉट ट्रू। जब वो सही ना हो तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर, हम उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें मीन इज़ ग्रेटर देन मोड, तो मीन इज़ ग्रेटर देन कब होता है मोड, तो आपका कैसा बनता है डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा बनता है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बनता है वरना नेगेटिवली बनता है। सो अगर मीन ग्रेटर देन मोड है तो हमारा क्या बनेगा, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पॉपुलेशन इज़ होमोजीनियस, अगर हमारी होमोजीनियस पॉपुलेशन है, होमोजीनियस है मतलब एक जैसी है, सिमिलर है, तो हम कैसी सैम्पलिंग कर सकते हैं, हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइम रिवर्सल टेस्ट, तो टाइम रिवर्स करना है, हमारा 0 1 है, बेस ईयर करंट ईयर है, तो अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो क्या बनेंगे, करंट ईयर बेस ईयर 1 और 0। सो प्राइस से अकॉर्डिंग, सो टाइम रिवर्सल टेस्ट P0 1 और 1 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये हम आगे भी समझेंगे कि ऐसा क्यों है और किसने ये थ्योरी दी है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा करंट है, टाइप 2 एरर है सेकंड। मीन इज़ ग्रेटर देन मोड होगा तो हमारा बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन हमारी होमोजीनियस है तो हमारा बनेगा, हम क्या चूज़ करते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और टाइम रिवर्सल टेस्ट है तो हम ये चूज़ करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज 2 3 4 एंड 1, ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 46 क्वेश्चन हमारा क्या है, फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो तो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। अगर हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन मोड और मीडियन ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीज़न क्या दे रखा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यूजोक्यूरेटिक होता है, इसलिए ये मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हमें कोड्स गिवन है, हमें करेक्ट कोड बताना है। ऑप्शन ए क्या है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, और आर क्या है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी ऑप्शन हमारा क्या है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सी हमारा ऑप्शन क्या है, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ इनकरेक्ट, और डी ऑप्शन हमारा क्या है, ए इज़ इनकरेक्ट बट आर इज़ करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है हमारा, देखें इसकी एक्सप्लेनेशन, देखते हैं। सबसे पहले मीन मीडियन एंड मोड ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल। इक्वल क्यों, द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज इक्वल टू 1.0। अगर नॉर्मल कर्व के एरिया में अगर हमारा आ रहा है तो वो क्या होगा, 1.0 होगा। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सेंटर से थोड़ा डेंस होता है, थोड़ा फैला हुआ होता है, एंड लेस डेंस इन द टेल्स, और टेल की तरफ अगर हम इसके पहुंच जाएं तो उस तरफ वो लेस डेंस होता है। ठीक है, नीचे झुका हुआ कम होता है। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को 2 पैरामीटर से डिफाइन किया गया है, मीन से और स्टैंडर्ड डेविएशन से। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें म्यूजोक्यूरेटिक डिस्ट्रीब्यूशन की तो उसका क्या है, इसका क्यूरेटिसिस क्या होता है, 0 होता है।
मैचिंग दैट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल कर्व, उसको हम क्या बोलते हैं, बेल कर्व, बेल की शेप में बनता है। इन कॉन्ट्रास्ट, अगर कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो लेप्टोक्यूरेटिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो फैटर टेल होता है, ठीक है, ज़्यादा फैला हुआ होता है। दिस मीन्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट इज ग्रेटर देन दैट इम्प्लॉयड बाय नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व ने जैसा बोला है उससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है हमारे एक्सट्रीम इवेंट्स की, ठीक है। सो अगर मीन, मीडियन और मोड इक्वल हैं तो क्या वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यूजोकेट्रिक के कारण इक्वल है? नहीं, ये तो सही नहीं है ना। बात तो हमारी दोनों सही है, एजर्शन और रीज़न हमारे दोनों सही है, लेकिन इस एजर्शन की ये रीज़न कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो ऑप्शन बी क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दे रखा है, गिवन द 2 रिग्रेशन लाइंस, 2 रिग्रेशन लाइन दे रखी है, पहली ये दे रखी है, दूसरी ये दे रखी है, ठीक है। हमें एस्टिमेट करना है इस गिवन डाटा के अकॉर्डिंग और हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसके बीच में, x और y के बीच में। तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला हमें जो दे रखा है y इज इक्वल टू 4 प्लस 0.4x, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, b y अपॉन x हमें कितना गिवन है, 0.4 है ना। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो b x y कितना हमें दे रखा है, 0.9। अगर हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला यही होता है बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स वाई और इसका पूरे का अंडर रूट, ठीक है। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.9 और इसका अंडर रूट करें तो क्या आएगा हमारा, अंडर रूट 0.36 ये आएगा। और इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 0.6। 0.36 का अंडर रूट क्या होगा, 0.6। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको फर्दर अगर रेफरेंस चाहिए कि इस तरीके के अगर 2 रिग्रेशन लाइन अगर हमें दे रखी है तो हम उसका कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे। आसान सा तरीका है, याद रहेगा। ऐसे ही हमारे कोई और क्वेश्चन आ सकता है कि हमें बी वाई एक्स दे रखा है 0.5, बी एक्स वाई दे रखा है 0.5, तो क्या निकलेगा, अंडर रूट 25 हो जाएगा। अंडर रूट 25 का क्या आएगा, 5, ठीक है, 0.5। सो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइड टाइम रिवर्सल टेस्ट बट नॉट फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल को तो वो सेटिस्फाई करता है बट फैक्टर रिवर्सल को नहीं करता। मैचअप में बात करें तो टाइम रिवर्सल हमने क्या देखा था, यही देखा था कि ये किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के। ये होता है टाइम रिवर्सल हमारा, ठीक है। तो ऐसे कौन सा इंडेक्स नंबर है जो टाइम रिवर्सल को तो सेटिस्फाई कर रहा है बट फैक्टर रिवर्सल को नहीं कर रहा। इस चीज़ को हम समझते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ। तो सबसे पहले अगर मार्शल एजवर्थ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो वो क्या कहता है कि P01 हमने निकाल दिया, ऐसे सबको फॉर्मूला पता ही होगा, ऐसे निकलता है, ठीक है। अगर हम इंटरचेंज कर दें, P01 की जगह क्या करें, 0 की जगह 1 लगा दें और 1 की जगह क्या कर दें, 0। करंट ईयर और बेस ईयर है ना, तो हमारा बन जाएगा ये, ठीक है। हमने यहाँ पे 1 की जगह क्या कर दिया, 0 कर दिया और 0 की जगह क्या कर दिया, 1 कर दिया, बस यही क्या है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके हमारा अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई करता है हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट। अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन है तो मतलब ये कट सकता है। तो ये वाला जो है, नीचे वाली जो टर्म है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो ये वाली इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, और ये वाली इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, कि हमने इंटरचेंज कर दिया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको करके देख लेना आप लोग, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, काट देंगे ना हम। देखो P1 Q1 P1 Q1 P1 Q0 P1 Q0 कट गया, P0 Q0 P0 Q0 P0 Q1 P0 Q1, क्या आंसर आ गया, 1 हमारा आ गया, कट गया ये सारा एक दूसरे से। सो मार्शल एजवर्थ जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम देखते हैं कि वो फैक्टर रिवर्सल को करता है या फिर नहीं करता। फैक्टर रिवर्सल में हम जहाँ P01 ले रहे थे, अब हम प्राइस की जगह क्या ले रहे हैं, क्वांटिटी ले रहे हैं बेस ईयर की, करंट ईयर की, ठीक है। अगर हम P01 से निकाल रहे हैं तो हम इस तरीके से इसकी इक्वेशन बना देंगे। अगर हम Q01 से निकाल रहे हैं तो हम इस तरीके से इसकी इक्वेशन बना देंगे। इक्वेशन बन गई। इक्वेशन मार्शल एजवर्थ बॉक्स में कैसे इक्वेशन बनेगी, देखो क्या बनेगा। P01 की अगर हम बात करें तो समीशन P1 Q0 प्लस
समीशन P1 Q1, ये ऊपर वाली इक्वेशन होगी। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, P0 Q0 से प्लस समीशन P0 Q1 से, ठीक है, ये कर दिया हमने। इसकी अगर हम नॉर्मल देखें ना तो कैसा आएगा, 1 0 नीचे 0 0 ऐसा होना चाहिए कि ये P से ये Q से। दूसरी जो इसमें बनेगी वो बनेगी 1 1 0 1, ठीक है। अगर याद नहीं रहता तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा ट्रिक है, ठीक है, इससे हम काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं। देखो दोबारा, तो 1 0 0 0 रखेंगे और यहाँ रखेंगे 1 1 0 1, ठीक है। बस P और Q से अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमने अब फैक्टर रिवर्सल टेस्ट लिया है, अब हम इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, और अब इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारी फैक्टर रिवर्सल में किसके इक्वल आनी चाहिए, P1 Q1 P0 Q0 के इक्वल आनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये जो टेस्ट है, ये जो हमने फैक्टर रिवर्सल किया है वो एजवर्थ में सेटिस्फाई नहीं होता, मार्शल टाइम रिवर्सल में होता है। सो हमारा अगर करेक्ट आंसर देखें तो क्या आंसर आएगा हमारा, मार्शल एजवर्थ बॉक्स। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो साइन है ये होता है ची स्क्वायर का, ठीक है, ची स्क्वायर टेस्ट होता है ये, CHIQ। आगे हम समझेंगे। इन अ कॉन्टीजेंसी, इन आ 3 into 5 कॉन्टीजेंसी टेबल इज कंप्यूटेड एज 8। कॉन्टीजेंसी टेबल में इसको हमने कंप्यूट करके निकाल दिया कि ये 8 आ रहा है, ठीक है, निकल जाता है, टेबल गिवन है, ये भी गिवन है। नल हाइपोथेसिस ऑफ नो एसोसिएशन विल बी टेस्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। नल हाइपोथेसिस निकाली तो कितनी निकली, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकला। अगर ये वैल्यू जो है जो निकली है, अगर ये लेस देन या इक्वल टू आती है ची स्क्वायर के, इसके इक्वल आती है, तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम, टेबल एट डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी बनेगी, ठीक है। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में अगर हमें गिवन है, देखो एक तो आसान सी ट्रिक है कि इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल कैसे है कि अगर हम ची स्क्वायर देखें तो ची स्क्वायर है, ये जो साइन है वो क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है इस टेस्ट को, ची स्क्वायर टेस्ट को, ठीक है। और ये ची स्क्वायर टेस्ट इंट्रोड्यूस किसने किया था, कार्ल पियर्सन ने किया था, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, कार्ल पियर्सन ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। अब ये जो क्वेश्चन है वो 5 स्टेप्स से कंप्लीट होता है, 5 स्टेप से कंप्लीट होता है। तो इसमें पहला स्टेप आता है कि हमें सबसे पहले हाइपोथेसिस सेट करनी पड़ती है, उसके बाद हमें डिटरमाइन करना पड़ता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। नल हाइपोथेसिस है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा 5% है, ठीक है। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना पड़ता है एप्रोप्रिएट टेस्ट स्टेटिस्टिक। एप्रोप्रिएट टेस्ट स्टेटिस्टिक सेलेक्ट करने के बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है कि हम सेटअप करेंगे डिसीजन रूल। उसके बाद हम फोर्थ में करेंगे, पूरे कंप्लीट करेंगे द टेस्ट स्टैटिस्टिक, और उसके बाद फिफ्थ में हम इसका निकालेंगे कंक्लूजन, ठीक है, फिफ्थ में हम इसका कंक्लूजन निकाल लेंगे। अगर हम देखें कि हम ची स्क्वायर टेस्ट को निकालते कैसे हैं, तो निकालते कैसे हैं हम इसे, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, E1 ये स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। ची स्क्वायर टेस्ट जो है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है इन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इन विच द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्टेटिस्टिक इज ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द नल हाइपोथेसिस हमारी ट्रू हो। ये इंट्रोड्यूस किया था कार्ल पियर्सन ने, और ये जो ग्रीक लेटर जो हमारा है वो इस टेस्ट को डिनोट करने के लिए है। ये कब अप्लाई किया जाता है, व्हेन देयर आर फ्यू और नो अजम्पशन, जब या तो कुछ ही अजम्पशन है या नहीं है अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। और अगर हम क्वेश्चन में करें तो हमारी क्या है, नो एसोसिएशन विल बी टेस्टेड, ठीक है। सो इट कैन बी अप्लाइड, कहाँ अप्लाइड होता है, जहाँ पे फ्यू अजम्पशन है या फिर नो अजम्पशन है। सो इट कैन बी अप्लाइड ऑन कैटेगोरियल डाटा या फिर क्वालिटेटिव डाटा यूजिंग अ कंटीजेंसी टेबल। कंटीजेंसी टेबल को यूज़ करके हम इसको डाटा को अप्लाई कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। सो इट इज़ यूज टू इवेल्युएट अनपेयर्ड और अनरिलेटेड सैम्पल्स एंड प्रोपोर्शन। अनरिलेटेड अनपेयर्ड सैम्पल और प्रोपोर्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है इवेल्युएट करने के लिए। आगे अगर हम देखें तो ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऐसा बनता है, ठीक है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम ची स्क्वायर स्टैटिस्टिक भी बोलते हैं, और ची स्क्वायर स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन ही ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। के डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ठीक है, इसमें हम डिटरमाइन करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। आगे मैं आपको PDF फाइल दूंगी, उसमें आप कंप्लीटली इसको पढ़ लेना एक बार,
ठीक है, अगर आप बोलते हो कि मैम कंप्लीट एक्सप्लेन करो तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। सिंपलेस्ट जो ची स्क्वायर है उसमें हम निकालते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए इसको प्राइमरी यूज़ किया जाता है। इस तरीके का इसका डायग्राम होता है। उसके बाद ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिकल नहीं है एंड ऑल द वैल्यूज़ आर पॉजिटिव, तो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब किया जाता है बाय द डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम वी हैव ए एसिमेट्रिक कर्व्स। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमारे पास एसिमेट्रिक कर्व्स ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेज, जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज होती है, ची स्क्वायर अप्रोच करता है किसकी तरफ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ अप्रोच करते हैं। देखो पहले था ऐसे, फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ने लगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे देखें तो जो इंडिपेंडेंस होती है कंटीजेंसी टेबल में, उसमें क्या होता है, द टेस्टिंग इंडिपेंडेंस डिटरमाइन करती है कि जब दो या दो से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हैं दो पॉपुलेशन के बीच में और वो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। ठीक है, वो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। फिर हम करते हैं, अगर द कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ लेस देन द टेबल वैल्यू, टेबल की वैल्यू से लेस अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, हमने 5 स्टेप से वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, और हमारी टेबल वैल्यू से कम है, सो एट अ सर्टेन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर अ गिवन डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो क्या कंक्लूड किया जाता है, दैट नल हाइपोथेसिस हमारी क्या है, ट्रू। जो हमने नल हाइपोथेसिस की है वो हमारी क्या है, बिल्कुल ट्रू है, जिसका मतलब द ट्रू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट एंड हैंस नॉट एसोसिएटेड। बात कर रहे हैं कि अगर हमारी कल कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम आती है, सो वो क्या सिग्निफाई करता है, अ गिवन डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका कंक्लूजन क्या है कि हमारी नल हाइपोथेसिस बिल्कुल ट्रू है, विच मीन्स दैट ट्रू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, वो दोनों एट्रीब्यूट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं और वो एक दूसरे से एसोसिएटेड नहीं है। अगर कैलकुलेटेड वाली वैल्यू हमारी ग्रेटर देन टेबल वैल्यू आती है तो नल हाइपोथेसिस हमारा हो जाता है रिजेक्ट, जिसका मतलब है द ट्रू एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट। दोनों हमने जो एट्रीब्यूट्स लिए हैं, पॉपुलेशन ली है हमने दो तरीके की, वो दोनों क्या है, हमारी डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। सो ची स्क्वायर टेस्ट कैन बी यूज टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन उनके बीच में कितना स्ट्रेंथ है वो चेक करने के लिए किया जाता है एक्सपोजर एंड द डिजीज़। जो भी हमने लिया कि एक पॉपुलेशन में किस तरीके से डिजीज़ फैल रही है, इस तरीके का। इन अ कोहॉर्ट स्टडी, एन अनमैच्ड केस, कंट्रोल स्टडी और अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी, हम इसको इन स्टडीज़ का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी हो गई, बट क्या करूँ, समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था। सो अगर हमने क्या देखा, अपनी कंटीजेंसी टेबल में कंप्यूट करके आ गया हमारा 8 और नल हाइपोथेसिस हमारी क्या है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब हमें बोला डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो जो हमारी कंप्यूटेड वैल्यू आएगी वो ही हमारी क्या बनेगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। टेबल जो हमने कंप्यूट की है, टेबल के हिसाब से 8 निकाला है, वही हमारे क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन जो है आज का, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग। हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग कौन सी है, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी नहीं करते, अंदाज़ा नहीं लगाते। ठीक है, सबसे पहले है हमारी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, बहुत सिस्टम से बना रहे हैं हम वो सैम्पलिंग, हम बहुत सोच समझ के बना रहे हैं। सेकेंड है हमारी सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। थर्ड है हमारी कोटा सैम्पलिंग और लास्ट है हमारी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। हमें पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। समझे इस चीज़ को, समझते हैं। सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डिफाइन किया जाता है एज अ सैम्पलिंग टेक्निक in which the researcher select sample based on the subjective judgment of the researcher rather than random selection। randomly लोगों को उठाने से अच्छा है, उनका क्या मेन मोटिव होता है कि हम सब्जेक्टिव उठाएंगे, हम सोच समझ के उठाएंगे। ये कैरी होता है बाय द ऑब्जर्वेशंस एंड रिसर्चर यूज इट वाइडली फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए नहीं होता, नंबर्स के लिए नहीं होता, ये होती है क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए। तो सैंपल जो है वो प्रोबेबिलिटी सैंपल भी हो सकता है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल भी हो सकता है। अगर प्रोबेबिलिटी सैंपल की बात करें तो ईच एलिमेंट हैज़ अ नॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल, बट द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल नॉट अलाउ द रिसर्चर टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी सैंपल की तो हर एलिमेंट जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल को भी इंक्लूड करता है।
ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं क्योंकि हम रैंडमली लोगों को उठा रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वहाँ पे रिसर्चर अलाउड नहीं करता प्रोबेबिलिटी को। हमने सब्जेक्टिव जजमेंट किया ना कि हम इसी को ही उठाएंगे, हमने फिक्स कर दिया कि हम इन्हीं लोगों में से उठा रहे हैं, हम रैंडमली लोगों को नहीं उठा रहे हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी को इंक्लूड नहीं करता। सो प्रोबेबिलिटी सैंपल्स आर दोस्त, प्रोबेबिलिटी सैंपल वो सैंपल्स होते हैं जो किसके ऊपर बेस्ड हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, हमने किसी को भी उठा लिया, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, सर्टिफाइड सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है, ठीक है। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करें कि उसमें प्रोबेबिलिटी का कुछ नहीं होता, उसमें हमारी जजमेंट सैम्पलिंग इंक्लूड होती है, हमारी कोटा, हमने अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग लोगों को उठा रहे हैं, हमने एक कोटा फिक्स कर दिया उसके हिसाब से हम उठा रहे हैं, तो ये सब आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी में। तो अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो हमसे यही पूछा गया है कि नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग मेथड कौन सा होता है। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, कोटा सैम्पलिंग हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग है। हमने कोटा फिक्स कर दिया, अब हम प्रोबेबिलिटी से किसी को भी नहीं उठा सकते, रैंडमली कोई नहीं उठने वाला, हमने कोटा फिक्स कर दिया कि यही उठेगा तो वो ही उसी ही साइज ऑफ पॉपुलेशन को हम उठा रहे हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। If you want PDF then please join my Telegram channel. Take care, bye bye.